गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक पहेली सुलझाने वाले हैं। क्यों कुछ कंपनियां टैलेंट के लिए एक चुंबक जैसी होती हैं, जहां लोग सालों साल टिकते हैं, ग्रो करते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां वो एक लीकिंग बकेट की तरह होती हैं, एक टपकती बाल्टी। हाँ, जहां से अच्छे लोग बस निकलते रहते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप देखिए अक्सर किसी फैंसी ऑफिस या बहुत ऊंची सैलरी में नहीं होता। नहीं होता, वो कहीं और होता है। वो एक छिपी हुई चीज में होता है। हाँ, और वो छुपी हुई चीज है उस कंपनी का डिजाइन, खास तौर पर उसके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी सिस्टम का डिजाइन, बिल्कुल। उसका ब्लूप्रिंट। और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी ब्लूप्रिंट को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाता है जो न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि पूरी कंपनी को आगे ले जाए। चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं एचआरडी सिस्टम डिजाइन, ये सुनने में ही इतना भारी भरकम लगता है असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम ये सब भारी शब्द हटा दें तो इसका मतलब है एक सोचा समझा, एक व्यवस्थित प्लान बनाना। किस चीज का प्लान? कर्मचारियों के विकास का। ये पक्का करने का प्लान कि संगठन में लोगों को लगातार सीखने के, बेहतर बनने के और आगे बढ़ने के मौके मिले। ये सिर्फ साल में 1-2 ट्रेनिंग करवाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ दस्तावेज में जो बातें हैं उनमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग और यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जैसी चीजें भी शामिल हैं। जी। मुझे तो ये हमेशा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम लगते थे। इन सबको एक सिस्टम में जोड़ने का क्या फायदा है? ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। कैसे? आप सोचिए, एक कर्मचारी का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। पता चलता है कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। अब ये जानकारी सीधे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को जाती है, जो उसके लिए सही प्रोग्राम डिजाइन करता है। उस ट्रेनिंग के बाद वही कर्मचारी अपनी करियर प्लानिंग में अगले प्रमोशन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। तो जब आप इन्हें एक सिस्टम की तरह देखते हैं तो ये अलग अलग पुर्जे नहीं रहते, ये एक साथ काम करने वाली एक मशीन बन जाते हैं। समझ गया। मतलब ये टुकड़ों टुकड़ों में काम करने के बजाय एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। बिल्कुल। इसी सिलसिले में एक बात जो मुझे सबसे अलग लगी वो है एक सीखने की संस्कृति बनाना, क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर। ये तो सिर्फ एक प्रोग्राम चलाने से बहुत आगे की बात लगती है। ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जो कंपनियां सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हैं वो एक तरह से बीमारी का इलाज कर रही हैं। लेकिन जो कंपनियां सीखने की संस्कृति बनाती हैं वो भविष्य की समस्याओं के लिए पहले से ही टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण, ये अच्छा एनालॉजी है। हाँ, ऐसी संस्कृति में कर्मचारी बाजार में होने वाले बदलावों को खुद ब खुद भांपकर नए स्किल्स सीखने लगते हैं।
उन्हें किसी के कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मतलब वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव और आप कह सकते हैं इम्यून होने जैसा है। ये इम्यून होने वाली बात तो कमाल की है। मतलब आप समस्या आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप पहले से इतने मजबूत हैं कि समस्या आप पर असर ही ना कर पाए। सही। तो ठीक है, ये संस्कृति और ये सिस्टम ये हवा में तो नहीं बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए कुछ ठोस चीजों की, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती होगी। हाँ बिल्कुल। तो इस सिस्टम के मुख्य हिस्से क्या हैं? हाँ, इसके कुछ मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें कर्मचारियों की जरूरतों को समझना, उनके लिए सही ट्रेनिंग डिजाइन करना और फिर ये जांचना कि ट्रेनिंग का कोई फायदा हुआ भी या नहीं, ये सब आता है। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ दो और चीजें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक है करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट, और दूसरा उत्तराधिकार योजना, मतलब सक्सेशन प्लानिंग। जब मैं सक्सेशन प्लानिंग सुनता हूं तो मेरे दिमाग में तो बस बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की तस्वीर आती है। क्या ये छोटी कंपनियों के लिए भी जरूरी है, और ये करियर प्लानिंग से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, पर दोनों में एक बुनियादी फर्क है। क्या? आप इसे ऐसे समझिए, करियर प्लानिंग एक कर्मचारी के लिए गूगल मैप्स की तरह है। गूगल मैप्स? हाँ, वो को मंजिल, जैसे कि मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, तय करता है, और सिस्टम उसे वहां तक पहुंचने के रास्ते, जरूरी स्किल्स और मौके दिखाता है। ये कर्मचारी के नजरिए से है। अच्छा, और सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन प्लानिंग शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरह है। ओके। ये संगठन के नजरिए से है। संगठन ये पक्का कर रहा है कि अगर कोई मुख्य सड़क यानी कोई महत्वपूर्ण लीडर अचानक चला जाए या बंद हो जाए तो भी शहर का ट्रैफिक ना रुके। मतलब बैकअप तैयार रखना। बिल्कुल, उसके पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ते और तैयार गाड़ियां यानी नए लीडर मौजूद हों। और हाँ, ये सिर्फ सीईओ के लिए नहीं है। हर महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो टीम लीडर की हो या किसी खास प्रोजेक्ट के हेड की, उसके लिए एक सक्सेशन प्लान होना ही चाहिए। सही बात है, वरना एक व्यक्ति के जाने से पूरा डिपार्टमेंट ठप पड़ सकता है। ये गूगल मैप्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला उदाहरण शानदार है। इसने पूरी बात साफ कर दी। जी। और दस्तावेज में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का भी जिक्र है। इसमें टीम बिल्डिंग जैसी चीजें आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक महान कंपनी सिर्फ महान लोगों का झुंड नहीं होती। ये इस पर निर्भर करता है कि वो लोग एक टीम के तौर पर कितना अच्छा काम करते हैं। सही। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इसी सामूहिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। ये सुनिश्चित करता है कि टीमों के बीच संवाद अच्छा हो, और जब भी कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आए तो सब मिलकर उसका सामना कर सके। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कोई कंपनी इसे जमीन से कैसे बनाती है? इस दस्तावेज में एक 5 स्टेप्स वाली प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, और ये प्रक्रिया बहुत बहुत लॉजिकल है। पहला कदम है संगठनात्मक विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। मतलब कुछ भी करने से पहले ये समझो कि कंपनी जाना कहाँ चाहती है, उसके लक्ष्य क्या है, उसकी रणनीति क्या है। मंजिल तय किए बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। ये तो नींव रखने जैसा हो गया। बिल्कुल। इसके बाद आता है आवश्यकता मूल्यांकन, यानी नीड असेसमेंट। इसमें क्या होता है? जब मंजिल तय हो जाए तो आप देखते हैं कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। नीड असेसमेंट में यही गैप या जो अंतर है वो पहचाना जाता है। हमारे कर्मचारियों के पास अभी कौन से स्किल्स हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक चुनौती हो सकती है ना? क्या? अक्सर कर्मचारी सर्वे में वही बताते हैं जो मैनेजमेंट सुनना चाहता है, या फिर उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें किस ट्रेनिंग की जरूरत है। इस अंतर को कैसे पाटा जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वजह है कि एक अच्छा नीड असेसमेंट सिर्फ सर्वे पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। वो कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है। कर्मचारियों का परफॉर्मेंस डेटा, मैनेजरों से सीधी बातचीत और यहाँ तक कि ग्राहकों से मिला फीडबैक भी। जब आप इन सभी को एक साथ देखते हैं तब आपको असली तस्वीर दिखाई देती है, न कि वो जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। समझ गया। तो लक्ष्य तय करो, फिर देखो कि कमी कहाँ है, और वो भी कई तरीकों से। इसके बाद के स्टेप्स तो सीधे लगते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना और फिर उसे लागू करना। हाँ, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अक्सर कंपनियां प्रोग्राम लागू करके मान लेती हैं कि काम खत्म हो गया, जबकि यहाँ एक 5वां और आखिरी स्टेप है, निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जी, ये कितना जरूरी है? ये शायद सबसे जरूरी कदम है, और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला भी।
इसके बिना पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सच में। मूल्यांकन वो फीडबैक लूप है जो सिस्टम को जिंदा रखता है। क्या ट्रेनिंग से वाकई काम में सुधार हुआ? क्या प्रमोशन की प्रक्रिया लोगों को निष्पक्ष लग रही है? इन सवालों के जवाब ही आपको बताते हैं कि सिस्टम में कहां बदलाव करने की जरूरत है। सही बात है। बिना मूल्यांकन के आपका लाखों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद सिर्फ समय की बर्बादी बनकर रह जाए। बिल्कुल, ये एक चक्र है, कोई सीधी रेखा नहीं। ये बात तो सही है। और इसी से जुड़ा सवाल ये है कि एक अच्छे और एक साधारण एचआरडी सिस्टम में फर्क क्या होता है। दस्तावेज में एक अच्छे सिस्टम की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे कि उसका व्यवस्थित होना, भविष्य की सोचना और परफॉर्मेंस पर आधारित होना। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो है पारदर्शी और निष्पक्ष होना। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। बिल्कुल। कर्मचारियों के भरोसे के लिए ये कितना जरूरी है? ये बुनियाद है। इसके बिना आप कितनी भी अच्छी इमारत बना लें, वो ढह जाएगी। अगर कर्मचारियों को लगता है कि प्रमोशन पक्षपात से होते हैं या खास मौके सिर्फ कुछ पसंदीदा लोगों को मिलते हैं, तो वे सिस्टम से खुद को अलग कर लेंगे। वो डिसएंगेज हो जाएंगे। बिल्कुल। वे सिर्फ वही करेंगे जो उनसे कहा जाएगा, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे। पारदर्शिता का मतलब है कि नियम सबको पता हो, और निष्पक्षता का मतलब है कि वे नियम सब पर एक जैसे लागू हों। भरोसा किसी भी सिस्टम की करेंसी है। ये तो बहुत गहरी बात है। अंत में ये सब करने का मतलब क्या है? ये सिर्फ कर्मचारियों को खुश रखने के लिए तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? निश्चित रूप से। आज के दौर में किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धी लाभ वो उसके लोग होते हैं। एक ऐसी कंपनी जो अपने लोगों के विकास में निवेश करती है, वो न सिर्फ बाजार की सबसे अच्छी प्रतिभा को अपनी ओर खींचती है, बल्कि उसे अपने साथ बनाए भी रखती है। एक मोटिवेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स वो किसी भी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट से ज्यादा मजबूत संपत्ति है। इस दस्तावेज में एक सरल सा उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए, एक कंपनी है जहां हर 6 महीने में ट्रेनिंग होती है, साल में एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। जी। ये सब अलग अलग गतिविधियां नहीं है। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, और इन सभी की योजना बनाने और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वही एचआरडी सिस्टम डिजाइन है। तो ये एक सोचा समझा आर्किटेक्चर है, कोई हादसा नहीं। कोई हादसा नहीं। तो अगर हमें आज की पूरी बातचीत का सार निकालना हो, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी एचआरडी सिस्टम डिजाइन किसी संगठन का जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारी लगातार सीखें, आगे बढ़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और जब कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो संगठन अपने आप सफल हो जाता है। ये एक पारस्परिक रूप से लाभकारी यानी म्यूचुअली बेनिफिशियल संरचना है। एक विन विन सिचुएशन। ये एक विन विन सिचुएशन बनाने की कला और विज्ञान दोनों हैं। आज हमने एचआरडी सिस्टम डिजाइन के ब्लूप्रिंट को समझा, उसके हिस्सों को जाना, उसे बनाने की प्रक्रिया देखी और उसके महत्व पर भी बात की। यह साफ है कि यह सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया का एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि किसी भी आगे की सोच रखने वाले संगठन के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। इसमें कोई शक नहीं है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंच गए। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। आज हमने जिस मॉडल पर बात की वो काफी हद तक एक पारंपरिक, एक टॉप डाउन मॉडल है, यानी संगठन तय करता है कि कर्मचारियों को क्या सीखना चाहिए और वो कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये एक संगठन चालित दृष्टिकोण है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि आज की दुनिया में जहां गिग इकोनॉमी है, फ्लेक्सिबल वर्क है, सेल्फ लर्निंग का इतना जोर है, और जहां कर्मचारी अपनी सीखने की यात्रा पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, विश्व का एचआरडी सिस्टम नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कर्मचारियों की अपनी पहल और उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों से प्रेरित होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक सवाल है, और शायद अगले दशक में एचआर की दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी रहेगी। इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।